हेलो दोस्तों, जैसे कि हम अभी पहले डिस्कस कर चुके थे सेक्शन ए का क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड 2020 का जो पूछा हुआ क्वेश्चन था। सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है, तो अब आते हैं सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी 15 नंबर से क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट होता है। तो पहला क्या है, लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ए पोटासियम आयोडाइड। यानी कि लीड नाइट्रेट एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं जिसमें क्या है, पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन है। लीड नाइट्रेट को डालते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन ए में, राइट द नेम एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड प्रिसिपिटेड। जो नेम है और कलर ऑफ द कंपाउंड जो प्रिसिपिटेट हुआ है उसका नाम लिखना है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, नेम ऑफ द कंपाउंड प्रिसिपिटेड में हो जाएगा लीड आयोडाइड। तो जो कंपाउंड प्रिसिपिटेड हुआ है वो है लीड आयोडाइड, और उसका कलर क्या होगा कंपाउंड का, येलो कलर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है हमको जो रिएक्शन यहाँ पे हुआ। यानी कि जब लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन को डालते हैं टेस्ट ट्यूब में पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन में जो रिएक्शन होता है वही लिखना है, और उसको बैलेंस भी करना है। तो यहाँ पे देखिए, पोटासियम आयोडाइड प्लस लीड नाइट्रेट। पोटासियम आयोडाइड क्या है, सॉलिड। लीड नाइट्रेट एक्वस है। फिर उसको जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, KNO3 होता है। के क्या करता है, NO3 एक NO3 के साथ रिएक्ट कर जाता है। फिर यहाँ पे क्या बचता है, PB और I बच जाता है। तो PBI कहाँ पे आ जाएगा, प्लस साइन के बाद आ जाएगा जो PBI। तो PBI क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। उसके बाद KNO3 जो है वो एक्वस हो जाएगा। तो आप रिएक्शन को समझ नहीं पा रहे होंगे तो ध्यान से सुनिए। देखिए पोटासियम आयोडाइड हुआ क्या, यानी कि पोटासियम क्या किया, रिएक्ट कर गया किसके साथ, NO3। क्यों, इसका रिएक्टिविटी जो है ज़्यादा है, किससे, PB से ज़्यादा है, लीड से ज़्यादा है। तो KNO3 फॉर्म हुआ, एक्वस दिया, एक्वस फॉर्म में। फिर उसके बाद क्या बचता है, PB बचता है, इधर I बचता है। तो PBI2 यहाँ पे आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी, नेम द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन जस्टिफाइंग योर आंसर। यानी कि कौन सा रिएक्शन, कैसा टाइप है रिएक्शन, और इसको जस्टिफाई करने बोला है। तो दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज ये कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऐसा क्यों, बिकॉज इन द रिएक्शन टू कंपाउंड एक्सचेंज दिया आयन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे दो कंपाउंड, एक ये भी कंपाउंड एक ये भी कंपाउंड है, अपना आयन को एक्सचेंज करता है टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, दो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म होने के लिए। हिंस बोथ लीड नाइट्रेट एंड पोटासियम आयोडाइड एक्सचेंजिंग देयर आयन, इसलिए क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या बोलता है, व्हाट हैपन, और में दिया गया है, आप किसी एक को भी सॉल्व कीजिएगा तो चलेगा। व्हाट हैपन व्हेन फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल आर लेफ्ट फॉर a long time, list 2 observable changes and suggest 3 ways by which the phenomena can be prevented। यानी कि व्हाट हैपन, जब हम लोग फूड मटेरियल को जो क्या कंटेन करता है, फैट्स और ऑयल करता है, और हम लोग उसको फूड मटेरियल को यानी कि उस भोजन को हम बहुत ही लंबा देर तक रखेंगे तो क्या होगा। तो उसके साथ साथ यहाँ पे क्या करने बोला, लिस्ट 2 ऑब्जर्वेबल चेंजेस, दो चेंजेस जो ऑब्जर्व हुआ उसमें से वो लिस्ट करके लिखना है। उसके बाद सजेस्ट 3 वेज, 3 तरीका बताने बोला है, इन विच दिस फेनोमिना कैन बी प्रिवेंटेड, इससे कि ये फेनोमिना को प्रिवेंटेड किया जाएगा, यानी मतलब रोका जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है। व्हेन फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट, जब फूड मटेरियल फैट ऑयल आर लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम, जब फूड मटेरियल क्या कंटेन करता है, फैट ऑयल, और उसको लॉन्ग टाइम तक रखते हैं, दे अंदर को ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में चले आता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, कोई भी मटेरियल में कोई भी चीज़ में जब एडिशन होता है ऑक्सीजन का तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं हम लोग। एंड दियर टेस्ट एंड स्मेल चेंज, तब जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और स्मेल भी चेंज हो जाता है।
अब बोलते हैं दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय, इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, यूजिंग एयर टाइट एंड लाइट प्रोटेक्टिंग पैकिंग। इसको हम एयर टाइट कर देंगे, उसके बाद लाइट प्रोटेक्टिंग पैकिंग, ज़्यादा मतलब प्रोटेक्टिंग जो पैकिंग करते हैं इसको हमको ज़्यादा पैकिंग नहीं करना, थोड़ा लाइट अमाउंट में करना, थोड़ा अमाउंट में करना, ज़्यादा नहीं करना प्रोटेक्टिंग। उसके बाद फिर दूसरा क्या, यूज़ एंटीऑक्सीडेंट लाइक विटामिन ए एंड विटामिन सी, यानी कि वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट, ताकि वो ऑक्सीडेंट नहीं हो पाए फूड मटेरियल, तो उसको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। जैसे एंटीऑक्सीडेंट कौन सा हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया। फिर तीसरा क्या, फिलिंग नाइट्रोजन गैस इन चिप्स कंटेनर, जैसे आप लोग चिप्स का कंटेनर में देखते हुए उसमें नाइट्रोजन से भरा हुआ रहता है, ताकि वो ऑक्सीडेशन ना हो और ना कि ख़राब हो। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, लिस्ट 3 डिफरेंटिएटिंग फीचर बिटवीन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन एंड एलॉइंग, यानी कि 3 डिफरेंट फीचर्स बताने बोला है जो किसका प्रोसेस में, गैल्वेनाइजेशन का और एलॉइंग का। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए पहले गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। एक गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट टू प्रोटेक्ट देम फॉर रस्टिंग, यानी कि गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे डिकम्पोज होता है किसका, जिंक मेटल का डिकम्पोज होता है ऑन आयरन ऑब्जेक्ट, आयरन ऑब्जेक्ट पे, जो ऐसा जो आयरन ऑब्जेक्ट है, जिस जो मतलब लोहा टाइप का ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग थिन लेयर से जिंक का पेंट कर देते हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग, ताकि वो क्या हो, उसको होता है ना वो मतलब जो सड़ ना जाए, वो जो वो क्या बोलता है उसको, देसी में बोलते हैं ममाची पकड़ जाता है, या फिर सड़ गल जाता है, या फिर वो रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ। तो उसको रिएक्ट नहीं करने के लिए, वो न्यूट्रल रखने के लिए हम लोग उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, डैमेज नहीं होने के लिए जिंक मेटल का प्रोटेक्ट करते हैं आयरन ऑब्जेक्ट में। अब एलॉइंग क्या है, ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, यानी कि एलॉइंग क्या एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ 2 और मोर मेटल, जहाँ पे 2 और ज़्यादा मेटल का, और मेटल एंड नॉन मेटल, या फिर 2 और ज़्यादा मेटल या फिर मेटल और नॉन मेटल का, टू चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्योर मेटल एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्ट, यानी कि उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका मेटल का जो प्योर स्टेट मेटल की प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएगा, और कोई भी वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा रस्ट होने से, डैमेज होने से प्रोटेक्ट करेगा, हिफाजत करेगा। अब आते हैं फिर गैल्वेनाइजेशन में क्या है, इट कैन बी डन बाय स्पेयरिंग मोल्टेन जिंक ऑन द आयरन सरफेस एंड डिपेंड आयरन ऑब्जेक्ट इनटू मोल्टेन स्टेट, यानी कि गैल्वेनाइजेशन कैसे, इट कैन बी डन बाय स्पेयरिंग मोल्टेन जिंक, यानी पिघला हुआ जिंक को हम लोग स्प्रे करके कोई भी आयरन सरफेस में दे सकते हैं, या फिर डिपिंग आयरन ऑब्जेक्ट, या फिर एंड डिपिंग आयरन ऑब्जेक्ट इनटू मोल्टेन जिंक, या फिर आयरन ऑब्जेक्ट को डिप कर देंगे, अंदर डाल देंगे किसमें, मोल्टेन जिंक में, जो पिघला हुआ जिंक है। फिर एलाइंग में क्या है, इट कैन बी डन बाय एलाइंग आयरन ऑब्जेक्ट विद द क्रोमियम एंड निकल, यानी कि इसको कैसे कर सकते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट को जब क्या करते हैं हम, मिला देते हैं किसके साथ, क्रोमियम के साथ और निकल के साथ, तब होता है ये। फिर गैल्वेनाइजेशन में इट डज नॉट अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन, ये गैल्वेनाइजेशन में आयरन का प्रॉपर्टीज को कोई अफेक्ट नहीं करता जिंक का पेंट करने पे, या जिंक का कोई थिन लेयर डालने से, ये जैसा प्रॉपर्टीज है आयरन का वैसा ही रहता है। लेकिन अगर हम बात करें किसका, एलॉइंग का बात करें, तो यहाँ पे इट चेंजेस द हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल, यानी कि जो हार्डनेस में चेंजेज आता है, स्ट्रेंथ में चेंज आता है, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो रुकावट होता है, जो करंट पहुंचता है कोई भी वायर में, तो उसका रेजिस्टेंस जो रुकावट होता है उसमें भी चेंज आता है एलॉइंग में। तो फिर यहाँ पे दिया है, कंपेयर इन ट्यूबुलर फॉर्म फ्रॉम द रिएक्टिविटीज़ ऑफ द फॉलोइंग मेटल विथ कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर, तो इसमें से तो आप एक हम बता चुके हैं, इसमें से आप ये भी कर सकते हो, तो हम ऊपर वाला बता दिए हैं, नीचे वाला आप लोग ऐसे देख लीजिए, तब इसको होल्ड करके देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, क्या कार्बन ए मेंबर ऑफ द ग्रुप 14 forms a large number of carbon compound estimated to be about 3 million. Why is this property not exhibited by other element of this group? Explain, यानी कि कार्बन क्या है,
एक मेंबर है किसका, ग्रुप 14 का एक मेंबर है जो कार्बन कंपाउंड का बहुत सारा कंपाउंड बनाता है, कार्बन का कंपाउंड बनाता है ऑलमोस्ट, जो कितना है 3 मिलियन संख्या है उसका। तो बोलता है व्हाई इज दिस प्रॉपर्टी नॉट एग्जिबिटेड बाय अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, यानी कि इस तरह का प्रॉपर्टी जो अदर एलिमेंट होता है कोई भी ग्रुप में क्यों नहीं शो कर पाता है। तो उसका हमको आंसर लिखना है क्या, तो टेट्रावैलेंसी क्या होता है, टेट्रावैलेंसी, कार्बन कैन इजीली फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड टू अदर एटम, यानी कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या कर सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है जो अदर एटम के साथ या अदर एलिमेंट के साथ होता है। अब फिर होता है कैटेनेशन, कार्बन कैन इजीली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड टू अदर कार्बन एटम एंड कार्बन बॉन्ड आर मोर स्टेबल देन अदर। कैटेनेशन मतलब होता है कि कार्बन जो है बहुत आसानी से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है टू अदर कार्बन एटम, दूसरा कार्बन एटम के साथ, एंड द कार्बन कार्बन बॉन्ड, और कार्बन कार्बन बॉन्ड बना सकता है। और बोलता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है जो मोर स्टेबल होता है देन द अदर, यानी कार्बन के साथ अलग और एलिमेंट का बॉन्ड बनाएंगे और वहीं पे फिर कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बनाएंगे तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा अलग एलिमेंट से। तो टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन समझिए, टेट्रावैलेंसी क्या होता है, कार्बन कैन इजीली फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड टू अदर एटम, यानी कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड आराम से कार्बन फॉर्म कर सकता है कोई भी अदर एलिमेंट के साथ। अब बोलता है क्या, कैटेनेशन में फिर बोलता है क्या, देन द अदर एलिमेंट टू सेम एलिमेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द मेंबर ऑफ द ग्रुप 14, यानी कि वही बोला है कि ग्रुप 14 में जो भी एलिमेंट है उससे ज़्यादा कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू द अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 14। अब फिर क्या दिया है, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि कार्बन में क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कार्बन कैन फॉर्म नॉट ओनली ए सिंगल बॉन्ड बट इट कैन ऑल्सो फॉर्म डबल और सिंगल बॉन्ड विथ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता, ये डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है या फिर सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, किससे, विद द सेम और डिफरेंट एलिमेंट, या तो अपने आप से यानी कि अपना जो एलिमेंट है उसका कार्बन कार्बन से ही सिंगल भी फॉर्म कर सिंगल बॉन्ड में भी रह सकता है या फिर डबल बॉन्ड में भी रह सकता है, अपना के अलावा वो किसी और एलिमेंट के साथ भी सिंगल या डबल बॉन्ड में रह सकता है। Since these properties are not exhibited by the other element of this group, यानी कि दूसरा जो एलिमेंट होता है कोई भी, यानी कि उस ग्रुप का ग्रुप 14 का ये सब प्रॉपर्टी उसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज़ वेरी लार्ज, इसलिए कार्बन कंपाउंड का नंबर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 14, यानी कि अदर एलिमेंट दूसरा एलिमेंट है कितना, ग्रुप 14 में। अब क्या अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या दिया हुआ है, ए चीता ऑन सीइंग ए प्रे मूव्स टुवार्ड्स हिम एट ए वेरी हाई स्पीड, यानी कि एक जो चीता है जब अपना शिकार को देखता है वो बहुत ही हाई स्पीड पे मूव करने लगता है। व्हाट काउजेज द मूवमेंट ऑफ हिज मसल्स, व्हाट काउजेज द मूवमेंट ऑफ हिज मसल्स, यानी कि उसका मसल्स को जो क्या काउज होता है, क्या होता है उसका मसल्स में, किसका मसल्स में, चीता का मसल्स में। हाउ डज द केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कंपोनेंट ऑफ मसल्स चेंजेस ड्यूरिंग दिस इवेंट, यानी कि जो सेलुलर कंपाउंड होता है किसका, मसल्स का, कैसे चेंज होता है ड्यूरिंग द इवेंट, कब, कौन सा इवेंट में, जब वो अपना प्रे को पकड़ने में, अपना शिकार को पकड़ने के लिए बहुत हाई स्पीड में चलता है या तेज़ी से दौड़ता है। तो उसका आंसर क्या होगा, ये चीता पोजेज एज पोजेज एन एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल स्पाइन, यानी कि स्पाइन मतलब क्या हो गया, एक तरह का क्या बोलते हैं, एक तरह का कार्टिलेजियस टाइप का होता है। पोज वेरी फ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन जो होता है, लचीला स्पाइन होता है, विच अलाउज फॉर एक्सट्रीम फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स। तो क्या है, ये चीता पोजेज एन एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल स्पाइन, यानी कि उसका जो स्पाइन होता है, जो रीढ़ का हड्डी होता है बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, विच अलाउज
फॉर एक्सट्रीम फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, जो क्या करता है उसको फैलाता है, जिसको फैलाने में मदद करता है। वाइल मूविंग टुवार्ड्स ए प्रे एट वेरी हाई स्पीड, जब वो क्या करता है अपना प्रे अपना शिकार की तरफ दौड़ता है तो वो अपने आप फैल जाता है, फ्लेक्सिबल भी होता है और एक्सटेंशन अपने आप फैल जाता है, जिसके कारण वो बहुत आसानी होता है अपना शिकार को पकड़ने के लिए। तो बोलता है क्या, रैपिड रिस्पिरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ए वेरी फॉर ए हाई इंटेंसिटी आउटपुट ऑफ चेसिंग एक्टिविटी, यानी कि जब चीता दौड़ता है, चीता या दौड़े या फिर इंसान दौड़े या कोई भी चीज़ दौड़ता है, तो उस टाइम जो रिस्पिरेशन होता है यानी कि जो सांस लेने का जो प्रक्रिया होता है, जो प्रोसेस होता है, बहुत रैपिड होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा फास्ट होता है उस काम को करने के लिए, यानी कि दौड़ने के लिए। दस ए चीता कॉन्सिक्वेंटली रिस्पायर एनोरोबिकली, तो वो चीता क्या करता है, लगातार रिस्पायर करता है एनोरोबिकली, यानी कि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ड्यूरिंग एनोरोबिक रिस्पिरेशन, जब एनोरोबिक रिस्पिरेशन होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन होता है कि एनोरोबिक रिस्पिरेशन होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन ऐसा होता है जो जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस में रिस्पिरेशन हो, एनोरोबिक मतलब जिसमें बिना ऑक्सीजन का रिस्पिरेशन हो, तो उसे एनोरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं हम। ड्यूरिंग एनोरोबिक रिस्पिरेशन पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस, जब एनोरोबिक रिस्पिरेशन होता है क्या, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है किसका, ग्लूकोज का, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस, यानी कि ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, थोड़ा ब्रेकडाउन होता है, विच लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जो हम लोग का बॉडी में ग्लूकोज होता है उसका ब्रेकडाउन होता है, जिसके कारण उससे क्या निकलता है, जमा होता है लैक्टिक एसिड इन द मसल्स एज ए इन प्रोडक्ट, यानी कि लैक्टिक एसिड के फॉर्म में एक प्रोडक्ट जमा होता है कहाँ पे, मसल्स में, आखिर में लास्ट प्रोसेस में ऐसा होता है। तो लैक्टिक एसिड क्या होता है, कोई भी एसिड क्या करता है, मसल्स को जहाँ पे फैटी होता है, फैट रहता है कोई मसल्स में, तो उसको कन्वर्ट कर देता है, उसको हटा दे, कम कर देता है फैट। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 पे आ रहा है, डिफाइन जियोट्रोपिज्म, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ए प्लांट शोइंग जियोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ इट्स पार्ट। तो जियोट्रोपिज्म होता क्या है, जियोट्रोपिज्म रेफर टू द ग्रोथ ऑफ द पार्ट ऑफ ए प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी, यानी कि जब प्लांट का कोई भी पार्ट का ग्रोथ होता है किसके रिस्पॉन्स में, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में, यानी कि ग्रेविटी के अनुसार, तो उसको हम लोग जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं ये प्लांट शोइंग जियोट्रोपिक मूवमेंट, इसमें क्या होता है, जियोट्रोपिक मूवमेंट होता है, ये क्या है, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक है ना, नेगेटिव जियोट्रोपिक, यानी कि जो क्या है, जो जियोट्रोपिक यानी कि जो अर्थ की तरफ जो यहाँ पे ये होता है ग्रोथ होगा, तो क्या होगा, पॉजिटिव जियोट्रोपिक शो करेगा, जो रूट होता है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिक शो करता है, लेकिन जो स्टेम होता है वो क्या शो करेगा, नेगेटिव जियोट्रोपिक, क्योंकि वो अर्थ के अगेंस्ट होता है, लेकिन रूट क्या होता है, अर्थ की तरफ जाता है तो पॉजिटिव जियोट्रोपिक शो करता है। Define the term evolution. Evolution cannot be equated with progress. Justify this statement. यानी कि evolution क्या होता है, evolution cannot be equated with progress, यानी कि evolution को हम लोग प्रोग्रेस के तौर पर इक्वेट नहीं कर सकते हैं, इसको इक्विवेलेंट नहीं कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले evolution होता क्या है, evolution is the gradual and the continuous change in the traits of the individual that accumulate and enable it to survive better in its surrounding, यानी एक तरह का कंटिन्यू जो लगातार चेंजेस होता है कोई भी ट्रेड्स में, यानी कि डीएनए के अंदर ही होता है, कोई भी इंडिविजुअल का, कोई भी इंसान का, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट एक्यूमुलेट एंड इनेबल इट टू सर्वाइव बेटर इन इट्स सराउंडिंग, जिसके कारण वो क्या कर पाता है, अपना सराउंडिंग में जो सर्वाइव करने का क्षमता हो जाता है बहुत बेटर हो जाता है एवोल्यूशन करने पर। एवोल्यूशन कैन नॉट बी इक्वेटेड विथ प्रोग्रेस, एवोल्यूशन को हम लोग प्रोग्रेस के साथ इक्विवेलेंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो प्रोग्रेस के तो बराबर नहीं होता या प्रोग्रेस के तरह नहीं होता है, ऐसा बोल सकते हैं। फ्रॉम लोअर ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म,
देखिए, इवोल्यूशन लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्सिटी एंड द शेपिंग। इवोल्यूशन क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, उसमें क्या? डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग तरह का, एंड शेपिंग, अलग अलग तरह का शेप भी होता है। दिस डाइवर्सिटी बाय इन्वायरमेंट सेलेक्शन, उसमें जो डाइवर्सिटी होता है, जो या फिर शेप होता है, अलग अलग डिफरेंट होता है, वो किसके मुताबिक होता है? इन्वायरमेंट के मुताबिक, यानी कि इन्वायरमेंट ही सेलेक्ट करता है कैसा शेप होगा या फिर कैसा डाइवर्सिटी होगा कोई भी उस ऑर्गेनिज्म में। इन एडिशन, उसके अलावा, इवन द सिंपलर लाइफ फॉर्म कंटिन्यू टू फ्लोरिश एज वी कैन सी इन द केस ऑफ बैक्टीरिया। उसके अलावा हम लोग सिंपल लाइफ फॉर्म जैसे कंटिन्यू करता है, फ्लोरिश करना मतलब उसका तादाद बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं बैक्टीरिया में देखते हैं, दियर आर वन ऑफ द सिंपलेस्ट, क्या बोलते हैं, दीज आर वन ऑफ द सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म डैट इनहेबिट इन एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट कंडीशन। बैक्टीरिया एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, अपना लाइफ को सर्वाइव करता है एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट कंडीशन में। जबकि हम लोग ह्यूमन बींग या बहुत सारा ऑर्गेनिज्म, लायन, चीता, कुछ भी नहीं कर पाता है, ऐसा रेयर होता है। अब इसको और में दिया हुआ है, आप लोग इसको ऑलमोस्ट सेम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ए कॉन्केव मिरर इज यूज्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इंटरफेरेंस कैन बी ड्रॉन अबाउट द फ्लोइंग व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। यानी कि बोलता है कि कोई भी कॉन्केव मिरर है, कोई भी इमेज फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट का, तो उसमें से बोलता है कि व्हाट इंटरफेरेंस कैन बी ड्रॉन अबाउट द फ्लोइंग, यानी कि अब जो यहाँ पे एक सिचुएशन दिया है उसमें क्या होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को एक डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं जो 10 सेंटीमीटर है फ्रॉम द पोल से, कॉन्केव मिरर का, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर दूर है कॉन्केव मिरर का पोल से, ऑफ फोकल लेंथ, जिसका फोकल लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमको बताना है क्या, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। फिर क्या है, ड्रॉ लेवल रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर इंटरफेरेंस, यानी कि एक रे डायग्राम करने बोला है अपने इंटरफेरेंस को जस्टिफाई करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यू इज इक्वल टू क्या है -10, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, कॉन्केव मिरर क्या है -15, क्या होगा -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। अब है यूजिंग मिरर फॉर्मूला, अगर मिरर फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। 1/f क्या होगा 1/f का वैल्यू निकाल दिया, माइनस 1/u का वैल्यू कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 1/30। तो क्या आता है 1/v इज इक्वल टू 1/30 होगा, जो क्या है, तो v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सो इसलिए क्या होगा, पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी कि इमेज का पोजीशन क्या होगा 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे होगा, और कितना हो गया पोजीशन 30 सेंटीमीटर दूरी में होगा। अब क्वेश्चन नंबर बी पे बोला था क्या, साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, यूजिंग मैग्नीफिकेशन फार्मूला, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो mi/m.o, m डॉट है ना, इक्वल टू -v/u। तो mi यानी कि मतलब हाइट, मतलब जो ऑब्जेक्ट का हो गया, एक hi जो हो गया वो हो जाएगा, जो इमेज फॉर्म होगा उसका साइज होगा, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यानी कि hi/ho इज इक्वल टू क्या होता है -v/u। तो -v कितना है, यानी कि v कितना है 30, और u कितना है 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर जो पहले हम लोग देखे हैं, तो कितना हो जाएगा
HI/HO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो HI इज इक्वल टू 3HO। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइज ऑफ द इमेज इज 3 टाइम्स, यानी कि इमेज का साइज कितना होगा, 3 टाइम। HI हो गया साइज ऑफ द इमेज, HI। देन दैट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स होगा, साइज ऑफ द इमेज के बराबर होता है। तो याद रखिएगा मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला, जो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल होता है HI/HO इज इक्वल टू -V/U। HI हो गया हाइट ऑफ इमेज यानी कि साइज ऑफ द इमेज, HO हो गया इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -V/U होता है। बोलते हेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द फोकस, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया गया है, बिटवीन द फोकस। क्वेश्चन नंबर बी पे और क्या क्वेश्चन दिया है, यानी कि नेचर का कुछ देर बाद बात करेंगे। तब हेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड ए पोल, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया है, फोकस और पोल के बीच में प्लेस किया गया है कोई भी कनकेव मिरर का, कनकेव मिरर ले लिया है। सो द इमेज विल बी, इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा और क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। ये इमेज हो गया, वर्चुअल हो गया इमेज और मैग्नीफाइड हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया गया है, फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज वर्चुअल और मैग्नीफाइड याद रखिएगा। तो वही हो गया उसका नेचर, जो क्वेश्चन नंबर सी का है। यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया हुआ है, आप समझ जाइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम X with respect to the medium Y is 2/3।